हेलो दोस्तों। क्या हाल है आपके। आशा करता हूं कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं पिछले कुछ टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया, बट आई प्रॉमिस यू नाउ कि मैं डेली बेसिस पर अब आपको एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसके अंदर 15 से 20 दिन में मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर करवा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी मैथ से पढ़ा था। उसके बाद मेरे पास काफी बच्चों के कमेंट्स आए कि सर, स्टडी मैथ से हम पढ़ते तो हैं, हमें अच्छा भी बहुत लगता है, बट एग्जाम से पहले हमें उसको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इररेलेवेंट चीजें दी होती हैं। प्लस उसके अंदर हमने क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मार्क नहीं किया होता, जिसकी वजह से मैं अब आपको हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे हमने चैप्टर 2 के नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स को हमने पूरा का पूरा स्टडी मैथ से बनाया है, प्लस जो भी आईसीआई ने आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी हेल्प से बनाया है। तो इसके अंदर हमने मार्क भी कर दिए हैं जो जो आपको वर्ड्स एग्जाम में लिखने हैं, ताकि आप इन्हीं वर्ड्स को एग्जाम्स में लिखें और आपको 100% नंबर मिले। अगर आप ये वाले नोट्स रेफर करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा, क्योंकि हमने एक भी टॉपिक इसके अंदर नहीं छोड़ा है। हमने सारे स्टडी मैट के टॉपिक्स इन नोट्स में कवर कर दिए हैं, वो भी बहुत ही कम पेजेस में। अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 2 अराउंड 45 पेजेस का है बुक के अंदर, स्टडी मैट के अंदर, और हमने 15 से 16 पेज में ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। अब शुरू करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर की रिवीजन। सेकेंड चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये नाम दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड सेकेंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो समझते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का क्या मतलब है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब है कि जब भी बिजनेस कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएगा उससे पहले वो कुछ एनालिसिस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब जियो ने 2014 में अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि मेरे को इंडिया का नंबर 1 इंटरनेट प्रोवाइडर बनना है, उससे पहले उसने आसपास देखा होगा कि कौन कौन ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और किस रेट पे कर रहे हैं, और क्या वो सर्विसेज इतनी अच्छी दे रहे हैं जितने की वो खुद दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। ये सब वो एनालाइज करके उसने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी और 3 साल के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया, और हर टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट किया होगा कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो मैं सही से उसको फॉलो कर पा रहा हूं या नहीं, जिसकी वजह से उसको अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिली होगी। तो जो उसने एनालाइज किया स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी एनालिसिस। सेकेंड चीज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो एनवायरनमेंट से कंसिस्ट होकर बना होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाते हैं कि हमारी ओन कैपेबिलिटीज, हमारी ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी वर्कफोर्स, हमारे एम्प्लॉइज, हमारी मैनेजमेंट, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है कंपनी के पॉलिटिकल इश्यूज, कंपनी के सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, कंपनी के लीगल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं कंपनी के अंदर, प्लस कंपनी के कस्टमर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कंपनीज के सप्लायर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सब आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट माइक्रो और मैक्रो दो एनवायरनमेंट से मिलकर बनती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी सी देर में, जब कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है। फर्स्ट, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशंस बिगन्स विद स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। अगर एग्जाम में आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछ ले कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है, तो आपको 2 से 3 लाइंस के अंदर ये डेफिनेशन लिखनी है। ये एग्जाम में 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो क्या लिखना होगा आपको? फर्स्टली, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशंस बिगन्स विद स्ट्रैटेजी एनालिसिस। It is a component of business planning having a methodical approach. Plus, it helps in right allocation of the resources and assist business in achieving its objectives. जियो ने जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो उसने कौन कौन सी रिसोर्सेज कहां कहां लगानी है उस पर दिमाग लगाया होगा। तो वो सब जो उसने लगाया होगा वो स्ट्रैटेजी एनालिसिस की मदद से लगाया होगा। इसीलिए स्ट्रैटेजी एनालिसिस जो है हमें हेल्प करती है कि हमें अपने रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट कहां कहां करनी है ये समझने में। अब हमें स्ट्रैटेजी एनालिसिस करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो है 2 चीजें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस।
एक्सटर्नल एनालिसिस में आ जाते हैं, कंपनी के इंडस्ट्री और कॉम्पिटेटिव कंडीशंस कैसी है। जैसे जियो ने सोचा होगा कि इंडस्ट्री कैसी है, एयरटेल क्या कर रहा है, उस टाइम पे अपना वोडाफोन आइडिया होते थे वो क्या कर रहे हैं, डोकोमो क्या कर रहा है, और उसको बेसिस लेके उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी। प्लस उसने ये भी देखा होगा अपने अंदर झांक के कि यार इतना बड़ा मैं प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं, मेरे को इतनी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कि क्या मैं कैपेबल हूं ये प्रोजेक्ट करने के लिए। ये उसने अपना इंटरनल एनालिसिस किया होगा कि मेरे को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, मेरे को किन लोगों की जरूरत होगी, हो सकता है मेरे को अपने पॉलिटिकल कनेक्ट्स को यूज करना पड़े इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए। उसने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स के और इंटरनल वीकनेसेस पर विचार किया होगा और उसके बाद उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो दो इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस हमेशा याद रखना बच्चों स्ट्रेटेजी बनाते हुए, कि हमें एक इंटरनल एनालिसिस करना होगा और दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस करना होगा। अब इस स्ट्रेटेजी एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कंपाइल करना इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू असेस पॉसिबिलिटीज व्हाइल फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा किसी भी चीज को एनालाइज करने का, कि हमारे पास एक जगह सारी चीजें लिख के आ जाए कि हमारी देखो भाई साहब इंटरनल कैपेबिलिटी, जियो ने बोला कि देखो भाई हमारे पास तो लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, तो हमारे पास इंटरनल कैपेबिलिटी का तो इशू नहीं है। सेकेंडली उसने देखा होगा एक्सटर्नल में भाई ये एयरटेल वाले तो 300 रुपए ले रहे हैं महीना के 1 GB के लिए, तो अब इनसे तो बड़े आसानी से कंपीट कर पाएंगे और बहुत ही बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे बहुत ही कम रेट पे। तो तब जाकर उसने अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म करी होगी। अब इसकी लिमिटेशंस भी सुन लेते हैं कि स्ट्रेटेजी एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस बहुत ही जनरल होती हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि एक इनोवेटिव ऑप्शंस तो दे देता है हमें स्ट्रेटेजी एनालिसिस, बट हमें बताता नहीं है कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। फॉर एग्जांपल जब जियो ने अपने आप को एनालाइज किया होगा तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि हम इस पाथ से जा सकते हैं, हम 5G को बेस ना लेके हम सिर्फ 4G पे फोकस कर सकते हैं, हम 3G टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। बट कौन सा बेस्ट था वो तो मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी ने ही अपने दिमाग में सोचा होगा, रिसर्च करी होगी और उस ऑप्शन को चूज किया होगा। एनालिसिस से ये चीजें निकालना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। सेकंड, ये टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा एक कॉस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है इस एक्टिविटी को करने में, इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत ही सोच समझकर इस चीज को करना चाहिए। अब आ जाते हैं इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। हम जब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ इश्यूज अपने दिमाग में रखने चाहिए एनालाइज करते हुए। पहली चीज क्या है कि स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम अभी देख रहे हैं ये टाइम के साथ बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन एंड अगेन जियो का एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि जैसे ही आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का क्वेश्चन आए आप उसको जियो से रिलेट कर पाए और अपना आंसर उसी के हिसाब से फ्रेम भी कर पाए। तो जियो ने सबसे पहले सोचा होगा कि यार अभी तो एयरटेल 2014 में एयरटेल दे रहा है भाई 300 रुपए का 1 GB डेटा, बट मे बी अभी उसको 3 साल लगने वाले थे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में, तो क्या पता नेक्स्ट ईयर एयरटेल ही आ जाता कि ये लो भाई 250 रुपए के अंदर 300 रुपए के अंदर अनलिमिटेड डेटा प्लस फ्री कॉलिंग लो। तो उसको जियो को अगर वो ऐसा कुछ हो जाता तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी बार बार चेंज करनी पड़ सकती है। प्लस अगर कंपनी को और ज्यादा ग्रो करना है या फिर एकदम से उसको एक्सेप्शनल ग्रोथ लेनी है तब भी उसको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। तो स्ट्रेटेजी ऑलवेज इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, इट इज अ बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि मोटा भाई ने पहले देखा कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, फिर उसने सोचा कि एक मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको वो फिल कर सकता है। उन दोनों को बैलेंस करके कि हमारे पास जो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने पे लगाएंगे तो क्या पता हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकें। तो इन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को उन्होंने ध्यान रखा और इसका एक बैलेंस क्रिएट किया अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए, जिससे कि वो आज इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। थर्ड, इट इज अ रिस्की एक्टिविटी। स्ट्रैटेजी एनालिसिस एक रिस्क एक्टिविटी तो होती ही होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर गवर्नमेंट का जियो के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत था क्योंकि उनको टेलीकॉम के बहुत सारे
जो टेंडर्स निकलते हैं उसको अप्लाई करने के लिए उनको स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनको लेना पड़ेगा अपनी सर्विसेज को अच्छा देने के लिए। तो देर आर मेनी वेरिएबल्स विच आर इंक्लूडेड इन स्ट्रेटेजी एनालिसिस। तो हमेशा एक रिस्क तो रहता ही है, कोई भी चीज बिना रिस्क के अंदर, धंधा बिना रिस्क के हो ही नहीं सकता। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द इश्यूज टू बी कंसीडर व्हाइल फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजी एनालिसिस, व्हाइल डूइंग स्ट्रेटेजी एनालिसिस। तो आपको सबसे पहला करना है कि स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, इट इज अ बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड थर्ड, इट इज अ रिस्की एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहां पे हमें बताया हुआ है कि स्ट्रैटेजी एनालिसिस के अंदर हमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है और इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है। फर्स्ट, कस्टमर एनालिसिस, कि हमारा कस्टमर, जैसे जियो मोटा भाई ने देखा कि हमारा कस्टमर 300 रुपये महीना दे रहा है सिर्फ 1 GB 3G डेटा के लिए। तो उसने अपने कस्टमर को एनालाइज किया, फिर उसने अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया, फिर उसने मार्केट को एनालाइज किया कि मार्केट में अभी कितनी डिमांड है इंटरनेट की और आगे आने वाले टाइम में कितनी और बढ़ेगी। और फिर उसने अपनी एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जिसमें आपका पॉलिटिकल भी आ गया, सोशल भी आ गया, टेक्नोलॉजिकल भी आ गया, सब आ गया। इंटरनल में उसने क्या किया कि देखा कि हमारी सेल्स कितनी हो सकती है इन फ्यूचर, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी इस प्रोजेक्ट से, हमारे पास फंड्स कितने हैं इसको लॉन्च करने के लिए, ये सब हमारे पास इंटरनल एक्सपीरियंस कितना है। मोटा भाई का अगर आपको पता हो तो पहले से ही जियो के आने से पहले ही उनको कम्युनिकेशन सेक्टर का पूरा नॉलेज थी। उनको पता था कि मैं इसके अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ये सब जो है इंटरनल एनालिसिस का पार्ट बन जाता है। आगे चलते हैं। तो ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रैटेजिक रिस्क की, जो कि हमें कंसीडर करना पड़ता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने के लिए, वो है 4: एक्सटर्नल एंड इंटरनल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एक्सटर्नल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म रिस्क क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म हो सकता है कि हमने बाहर की जो एनवायरनमेंट एनालाइज करी वो ही गलत कर ली, उसको इंटरप्रेट ही गलत कर लिया। और लॉन्ग टाइम क्या हो सकता है कि जो हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया वो चेंज हो गई। जैसे मैंने आपको एयरटेल का एग्जांपल दिया था कि आज तो वो 250-300 रुपए 1 GB के चार्ज कर रहा है, बट नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो खुद ही ऐसा प्लान लॉन्च कर दे कि डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री और डेटा 250-300 रुपए के अंदर पर मंथ, तो वो चेंज हो जाएगी। इंटरनल एनालिसिस के अंदर शॉर्ट टर्म में क्या चेंज हो सकता है कि हो सकता है कि अभी हमारे पास कैपेसिटी ही ना हो कि जितनी डिमांड है हम उसको फुलफिल कर सकें। और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो हमारी ऑब्सोलीट हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए और जो हमारी कैपेबिलिटी थी उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की, वो हमारी कैपेबिलिटी डिफीट हो जाए। तो ये है। अब आगे चलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? तो इसमें लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस और सिचुएशंस दैट इन सम वे अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस, plans and operations. Organization success is determined by its business environment and even more its relationship with it. तो हमारी बिजनेस के साथ क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उससे डिफाइन होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रन कर पाएंगे या नहीं। इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज अडानी जी का कितना अच्छा रिलेशन है अपने पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कितनी अच्छी तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो थोड़ी सी उनके कंट्रोल में है। इसी वजह से आप देखोगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ रही है और सेल्स भी बढ़ रही है। तो अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो आप बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर याद रखना, अडानी का एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बेनिफिट्स बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक दी है। पहले तो हम 2-3 बार मेमोरी टेक्निक को बोलेंगे, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड बिल्डिंग इमेज। For determining opportunities and threats and image building, we should continuously learn to meet competition and give direction for growth. दोबारा से पढ़ेंगे।
फॉर डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए और इमेज बिल्डिंग, अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉन्टिन्यूअसली लर्न करना चाहिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को मीट करना चाहिए एंड डायरेक्शन देनी चाहिए ग्रोथ के लिए। दोबारा से रिपीट करेंगे, फॉर डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स वी एंड इमेज बिल्डिंग वी शुड कॉन्टिन्यूअसली लर्न एंड मीट कॉम्पिटिटर्स एंड गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। तो इसके अंदर आपके जो 5 बेनिफिट्स निकल के आते हैं, वो पहला बेनिफिट है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज है प्लस जो हमारे थ्रेट्स है उनको वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सेकंड, वो हमारी एक इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है कि आज हमें पता है कि यार मोटा भाई इतने ज्यादा होशियार हैं कि रिलायंस के अंदर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होंगे। तो इसलिए हमें उसके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से बढ़ता है, हमारा ट्रस्ट फैक्टर कंपनी के ऊपर, इसलिए वो एक इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है। थर्ड, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस फॉर द मैनेजर्स। एक ये मैनेजर्स को एक बहुत ज्यादा मोटिवेट रखता है कि वो कॉन्टिन्यूअसली अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लर्न कर सके और जो जो उसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं उसको अपने दिमाग में लाके उसको एग्जीक्यूट कर सके अपनी कंपनी में, ताकि वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा कंपनी में बनी रहे। फोर्थ पॉइंट है मीट कंपटीशन। ये हेल्प करता है कि अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा अहेड रहने में, उनकी जो भी चीजें हैं, जो भी वो आगे स्टेप्स ले रहे हैं उनसे मीट करने में। वही सेम एग्जांपल अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करूंगा। एयरटेल शुरू के अंदर तो थोड़ा सा पीछे हो गया था, उसका एयरटेल बल्कि पूरा ही टेलीकॉम सेक्टर काफी ज्यादा जियो के आने के बाद काफी पीछे रह गया था। बट एयरटेल ने जिस हिसाब से मेहनत करके अपने कंपटीशन को मीट किया, वो आई थिंक वी शुड से कि उसने अपनी कंपनी को एक तरह से पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर दिया। और आज देखा जाए तो एयरटेल का जो मार्केट शेयर है वो जियो से थोड़ा सा ज्यादा ही है, कम नहीं है। प्लस इट गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी एनालिसिस करोगे तभी तो आप ग्रो कर पाओगे। चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी हो, वो हर डेली बेसिस पे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते रहते हैं, तभी वो प्रॉपरली हमेशा ग्रो करते रहते हैं। जिसने भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं किया ढंग से, वो आप मान के चलो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को पता है कि नोकिया ने जब एंड्रॉइड मार्केट इतनी ज्यादा बूम पे थी, बट उसने वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हम सबने देखा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा हर टॉपिक को, बट हाँ, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा भी नहीं। आपको हर टॉपिक को मैं बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है और इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। जो कंटेंट है वो जो मेरे नोट्स में मैंने दिया हुआ है वो 100% सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करना स्टडी मैट को खोलने में या कोई और रिसोर्स को रेफर करने में, क्योंकि ये जो हमारे नोट्स हैं ये हमने 3 से 4 बार अच्छे से पूरा स्टडी मैट पढ़ के, पूरे पास ईयर क्वेश्चंस पढ़ के बनाए हैं, ताकि आपको ये मेहनत ना करनी पड़े। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दो चीजों से, दो टाइप्स की होती हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारे इमीडिएट पेरिफेरी के अंदर होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की इमीडिएट पेरिफेरी के अंदर होती है। पेरिफेरी मतलब उसके आसपास ही होती है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता उसको बहुत ज्यादा, बट उसके पास ही होती है, वो डायरेक्टली उसको अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके कंज्यूमर्स, उसके सप्लायर्स, उसकी जो भी बीच में इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, वो उनको डे टू डे बिजनेस में अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो मैं कुछ चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, या आप मान लो कि मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूं अपना रॉ मटेरियल, और उस कंपनी के एकदम से कुछ हो जाता है उस कंपनी को, और मैं सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हूं अपना सारा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो मेरा धंधा भी तो अफेक्ट होगा ना। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल, वेरी डायरेक्टली अफेक्टिंग माय बिजनेस, तो दिस कम्स अंडर माइक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंदर इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्टली, ये एम्प्लॉइज जो है वो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि मारुति में एम्प्लॉइज, हम कई बार सुनते हैं कि कई कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज की हड़ताल हो जाती है। बहुत पहले मारुति के अंदर बहुत ज्यादा हड़ताल होती थी एम्प्लॉइज की, जिसकी वजह से उनका काम हैम्पर होता था।
तो ये एक उनका माइक्रो एनवायरनमेंट का एलिमेंट होता है। सेकेंडली होता है उसके कस्टमर्स, थर्ड उसके फाइनेंसेस। अगर किसी भी कंपनी के अंदर गलती से भी कुछ फाइनेंसेस का मिसमैनेजमेंट हो जाता है तो उसकी बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, उसकी वर्किंग कैपिटल इश्यूज हो जाते हैं। थर्ड, फोर्थ सप्लायर्स, एंड फिफ्थ लोकल कम्युनिटी। मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट वो होती है जो कि कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड होता है, जिसपे कंपनी का डायरेक्टली, जो कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती बट इनडायरेक्टली अफेक्ट जरूर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज बीजेपी है, कल को मान लो कांग्रेस आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रिलायंस को, अडानी ग्रुप को डायरेक्टली अफेक्ट ना करे बट इनडायरेक्टली वो अफेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली मान के चलो कि आज जो है हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ जाए, जैसे कि मान लो आप इलॉन मस्क है, वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई इनोवेशन करते रहते हैं। ऐसी जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करी थी तो एकदम से ग्लोबली इलेक्ट्रिक कार्स का एक चलन सा शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर्स थे यानी कि मारुति वगैरह, उनको बड़ी ज्यादा दिक्कत हुई अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने में, उस टेक्नोलॉजी को कंपीट करने में। बट उनके हाथ में ये नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब चेंज होता है तो अभी तो उनको डायरेक्टली कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, अभी तो मारुति की सेल्स आप देखोगे हर साल बढ़ रही है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मारुति ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो उसकी भी सेल्स ड्रॉप होगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होती है कि जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मान लीजिए एक रीजन है, उसके अंदर ज्यादा लड़के मेल्स हैं या फीमेल्स है, किस एज ग्रुप के अंदर है। जैसे कि इंडिया के अंदर कहते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से बाहर की बहुत सारी कंपनीज अपना जो काम है उसको करने के लिए इंडिया के अंदर ऑफिसेज बनाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैकएंड सर्विसेज जो इंडिया के अंदर प्रोवाइड होती हैं, जो कि यूएसए या यूके के लिए हम काम करते हैं। तो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका वो बहुत ज्यादा है और उनको एक चीपर रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो ये डेमोग्राफिक कंडीशन का पार्ट बनता है। सेकेंडली हम आगे देखें तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है जो हमारे सोशल ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो हमारे पास एक तरह से हमारी धरोहर जिसको कहते हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे ये ओट्स का और जो आपका पैनकेक्स वगैरह है वो इतने नहीं चलते, बिकॉज इंडिया का एक माइंडसेट है कि लोगों को सुबह सुबह जो है अपना जो उनका नाश्ता है सिंपल छोले भटूरे परांठे, ठीक है, ये सारा इडली सांभर साउथ इंडिया में ये सब ज्यादा चलता है। तो ये ट्रेडिशन का पार्ट। या फिर आप ये देखोगे तो साउथ के अंदर धोती लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, या पंजाब के अंदर लोग कुर्ते पजामे बहुत ज्यादा पहनते हैं। तो जो बिजनेसेस होते हैं, अगर मान लो कोई भी आपका कोई कंपनी है जो कि कपड़े बनाती है और उसको पंजाब में सक्सेसफुल होना है, तो उसको उसी के टाइप के जो उनके ट्रेडिशंस है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े लॉन्च करने पड़ेंगे, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगी, वरना वो नहीं हो पाएगी। थर्ड आ जाता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज वेरी इजी, इट इज रिलेटेड टू जीडीपी। हमारे कंट्री के फाइनेंसेस कैसे हैं, हमारे कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हमारे कंपनी के अंदर फॉरेक्स रिजर्व्स है या नहीं, हमारी कंपनी हमारी कंट्री के अंदर, सॉरी कंपनी नहीं, हमारी कंट्री के अंदर हम जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैक्रो फैक्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो हम एज अ कंट्री एज अ होल की बात करते हैं, सिर्फ कंपनी की बात नहीं करते। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में सीधा सीधा है कि आपके जो स्टेट टैक्स होता है, जो आपका सीजीएसटी जीएसटी होता है, जो आपके इनकम टैक्स लॉज होते हैं, वो सब आपका पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। ये मैंने आपको एक एक दो लाइनें हर एनवायरनमेंट की लिखी हुई हैं और उसको मार्क किया हुआ है कि आपके क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आप एग्जाम के लिए इसमें से दो लाइनें भी लिख दोगे तो आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो आजकल आप सभी घिरे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का टाइम आ गया है, मशीन लर्निंग यूज हो रही है हर बिजनेस में, जिसकी वजह से हम कह भी रहे हैं कि आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी जनरेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे काम जो लोग करते थे आज वो एआई की मदद से बहुत ही इजीली हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट एक बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे से आता है। अब आगे चलते हैं। तो ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं।
पेस्टले एनालिसिस। तो जो अभी हमने मैक्रो फैक्टर्स पढ़े हैं एनवायरनमेंट के, आप मान लीजिए वही पेस्टले एनालिसिस है। पेस्टले एनालिसिस कुछ नहीं है बट दे आर द मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। इट इज यूज्ड टू असेस द बिजनेस एनवायरनमेंट in which firm operates. Advantage of these tools encourages management to proactive and structured thinking in its decision making. तो ये जो है ये आपके फ्रेमवर्क है फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये ऑलमोस्ट सब सेम ही है जो हमने पढ़ा है, बस एक एनवायरमेंटल फैक्टर इसके अंदर ऐड हुआ है। सबसे पहला क्या है, पेस्टले से, पी से पॉलिटिकल, ई से एनवायरमेंटल, एस से सोशल, एल से लीगल, ई से इकोनॉमिकल। तो ये आपके पेस्टले एनालिसिस के अंदर आपको कोई मेमोरी टेक्निक बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछेगा पेस्टले एनालिसिस बता दो या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बता दो, आंसर आपका सेम ही होने वाला है जो अभी हमने पढ़े हैं। पॉलिटिकल के अंदर आप वही जाओगे कि जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट कौन सी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी है, ये सब। सोशल के अंदर बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिशंस। लीगल के अंदर आपके जो भी जीएसटी है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नई स्कीम आती है, लोन स्कीम्स क्या क्या आती है, ये सब। टेक्नोलॉजी के अंदर आपका सेम एआई, मशीन लर्निंग, जो भी अभी नया कुछ एफिशिएंसी, प्रोडक्शन रिलेटेड एफिशिएंसी कुछ भी जनरेट हुआ, वो सब। एनवायरमेंटल फैक्टर्स थोड़ा सा नया है, इसके अंदर क्या आ जाता है कि आपका एनवायरमेंट कैसा है। जैसे कि आजकल बहुत सारी बाहर की कंपनीज है जो इंडिया के अंदर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो कि कुछ ना कुछ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है या फिर कुछ ऐसी एनवायरमेंटल चीजों पे, क्लाइमेट के ऊपर काम कर रही है जिससे कि फ्यूचर के अंदर जो भी हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो कम हो सके, रेड्यूस हो सके, एक क्लीनर फ्यूल की तरफ कंट्री को ले जा सके। तो ये जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं, मेनली लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, वो एनवायरमेंट से काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स, मनी सप्लाई, जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व रेट, एवरीथिंग कम्स अंडर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने आपको, अगर आप देखेंगे तो नीचे यहां पे आपको मैंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, इसके अंदर कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू आ जाता है कि यार इन फैक्टर्स को बताओ, ये पॉलिटिकल है, लीगल है, और बच्चे ना कई बार पॉलिटिकल, लीगल के अंदर या कई बार इकोनॉमिकल के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, स्टडी मैट के अंदर और जो जो एग्जाम्स के अंदर आपके फैक्टर्स पूछे गए हैं ना, वो मैंने लिख दिया। जैसे कि अगर आपका टर्म गवर्नमेंट यूज हुआ है तो हमेशा पॉलिटिकल आएगा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट या पॉलिसी वर्ड यूज हुआ है तो आपका पॉलिटिकल आएगा। अगर इन्फ्लेशन, मार्केट ट्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट्स यूज हुआ है तो आपका इकोनॉमिक आएगा। अगर आपका लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक, एटीट्यूड, टेक्नोलॉजिकल, ये सब यूज हुआ है, टेक्नोलॉजिक इमेज, ये प्लीज याद रखना, कभी आप इसको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लिख दो तो यहाँ पे आपका सोशल आएगा। टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन हो गया, पेटेंट्स हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, ये सब कुछ आएगा। फिर आपका लीगल के अंदर लॉज और लेजिस्लेशन आएगा। एनवायरमेंटल के अंदर वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जी कंजम्पशन, ये सब आएगा। जैसे हमने बोला था ग्रीनर एनर्जी की तरफ कंट्री जा रही है। अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर पेस्टले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक, प्लस स्ट्रेटेजी एनालिसिस की डेफिनेशन आप उसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है, और बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजी एनालिसिस। अब हम पढ़ते हैं कि, और इसका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी आपने को ढंग से और अच्छे से पढ़ना है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि हम जो है अपना बिजनेस ग्लोबल लेके जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में फैला रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली enable business to achieve greater economies of scale and extend the lifespan of its products. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो यूनिलीवर जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो मेनली यूएस की कंपनी है, बट वो आप देखोगे तो हर कंट्री के अंदर है। इंडिया के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से है, तो वो हर कंट्री के अंदर अपने आप को फैलाई हुई एक एमएनसी है। इसका क्या रीजन है कि जिस भी कंट्री में जाती है वहां पे जो भी आपके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है उनको बेचती है। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स है जो उसने रिसर्च करी है
वो जब इतनी वाइड रेंज में बेचती है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, प्लस कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है कि वो इतनी क्वांटिटी में बना पाती है जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स कभी नहीं बना पाते, और उसको वो रेट में मिल सकता है जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स कभी भी उसको बीट नहीं कर सकते। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक ग्लोबल बिजनेस की, ये एक एग्जाम में आ सकता है कि या आपसे बोल सकता है कि यार ये बताओ कि ये कंपनी जो है ग्लोबल बिजनेस कहने के लिए लायक है या नहीं है। तो इसकी एक मेमोरी टेक्निक है। क्या मेमोरी टेक्निक है कि वो कंपनी जिसके अंदर कॉमन ओनरशिप हो, प्लस कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज हो, प्लस एक कॉमन स्ट्रेटेजी हो, वही आपकी एक ग्लोबल बिजनेस कहलाने के लायक होती है। इट शुड बी अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लिंक्ड बाय अ कॉमन ओनरशिप। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट होना चाहिए, इसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स होनी चाहिए, बट वो कंट्रोल होनी चाहिए एक कॉमन ओनरशिप की, उसकी जो ओनरशिप है वो एक कॉमन होनी चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो ओनरशिप है वो उसकी यूनिलीवर कंपनी की ही होनी चाहिए। मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉन ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो एक कॉमन पूल है, यानी कि अगर एचयूएल कुछ भी कमा रहा है तो वो यूनिलीवर के पास जा रहा है, पाकिस्तान यूनिलीवर कुछ भी कमा रहा है तो वो यूनिलीवर के पास जा रहा है, ऐसे। यूनिट्स रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटेजी, जो एक यूनिट्स है जितनी भी है, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो आपके इंडिया में हो, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो यूके में हो, कहीं पे भी हो, अगर उसका हेड ऑफिस की कोई स्ट्रेटेजी है तो वो जो है हर जगह उसकी एक कॉमन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब हम कहते हैं स्टेप्स फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर हमें इंटरनेशनल जाना है तो हमें क्या क्या स्टेप, एक बिजनेस को, एक कंपनी को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो फर्स्ट उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है, और उनको रेट करना चाहिए अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज को देख के। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो रिलायंस बोले कि मेरे को यूएस के अंदर जियो लॉन्च करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखेगा कि उसकी इंटरनल कैपेबिलिटीज है या नहीं है, तो बोलेगा भाई मेरी इंटरनल कैपेबिलिटी है, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा बिल्कुल ठीक। बट अब वो जाएगा ग्लोबली, वो जाएगा यूएस में, बोलेगा यूएस यूएस भाई साहब मेरे को अपना जियो लॉन्च करना है। भाई उस टाइम पे वो देखेंगे कि यार यहाँ पे तो स्टारलिंक पहले से ही लॉन्च हो चुका है, जो कि अपने इलॉन मस्क भाई साहब ने किया है, और जो कि जियो से बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी स्पीड देता है। तो अब उसके लिए वो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है या नहीं जियो को लॉन्च करना यूएस में, जो कि नहीं है। इसलिए उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है और उसके रिगार्डिंग थ्रेट्स, और उसको ट्राई करना पड़ेगा कि हमारी जो इंटरनल कैपेबिलिटी है वो मीट कर सकती है उस अपॉर्चुनिटी को एग्जॉस्ट करने के लिए या नहीं, उसके बाद वो डिसीजन ले पाएगा। सेकेंड, उसको स्कोप ऑफ फर्म्स ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस को डिसाइड करना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। थर्ड, उसको एक ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, और फोर्थ, उसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ग्लोबल बिजनेस के लिए। अब मान लीजिए जियो ठान ही लेता है कि मेरे को तो, मैं तो अपना जियो लॉन्च करके ही रहूंगा यूएस के अंदर, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक देखना पड़ेगा कि यूएस की मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें वो कितना मुनाफा हो सकता है, फिर उसको अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, और फिर उसको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं स्टारलिंक से भी कैसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, तभी वो जाके वहां पे सक्सेसफुल हो पाएगा। अब इसके अंदर चलते हैं कि बिजनेसेस ग्लोबल क्यों जाते हैं, वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल। दिस इज अ वेरी आई वुड से कॉमन क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ सकती है आईसीआई की, वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है जो जो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। फर्स्ट तो है कंपनीज नीड टू ग्रो, कंपनी को ग्रो करना है। भाई मैंने इंडिया की पूरी मार्केट एग्जॉस्ट कर ली, मैं एकदम अपने चरम सीमा पे पहुंच गया हूं इंडिया के अंदर, अब मेरे को भाई आगे जाना है, मेरे को और बड़ा कुछ करना है, तो मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं मान लो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई मेरे को दिख रहा है कि यार इंस्टीट्यूट के अंदर तो मैं 100 बच्चों को ही पढ़ा पा रहा हूँ, अब मैं सोचता हूँ यार मेरे को जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करनी है जिससे कि मैं पूरे इंडिया में पढ़ा पाऊँ। तो उसके लिए मेरे को, अब मेरा जब एम्बिशन बड़ा होगा, मेरे को ग्रो करना होगा, तो मैं ग्लोबल जाने की सोचूंगा। तो कंपनीज नीड टू ग्रो, इसलिए वो अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है कि आसपास वर्ल्ड में, आसपास कंट्रीज के आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है। सेकेंड, डोमेस्टिक मार्केट्स नो लॉन्गर एडुकेट एंड रिच। कई बार क्या होता है यार, जो प्रोडक्ट तुम इंडिया में चला रहे हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है कई बार ऑब्सोलीट हो जाता है, और लेकिन इंडिया के लिए जरूरी नहीं है कि जो इंडिया के लिए ऑब्सोलीट हुआ है वो बाहर के देशों के लिए भी ऑब्सोलीट है। तो वो कई बार ये भी होता है कि जैसे आप देखो तो टेक के अंदर ये बहुत खासकर होता है कि यूएसए के अंदर टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है और इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से
कई बार यूएसए वाले सोचते हैं कि उनके वहां पे तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, उनको अब अपग्रेडेशन चाहिए, बट ये वाली टेक्नोलॉजी जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें नहीं आई है, तो उनके लिए इंडिया की मार्केट बहुत रिच होती है और जो अपनी यूएस की मार्केट है वो अब एडिक्वेट नहीं रहती। थर्ड, सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, अब इंपोर्ट करके फिर मैं उसको इंडिया में बना रहा हूं और फिर मैं कहीं पे उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो इससे अच्छा ये होगा ना कि यार जहां पे मेरा रॉ मटेरियल है मैं वहीं पे एक फैक्ट्री लगा दूं, कम से कम मेरी आने जाने की कॉस्ट तो बच जाएगी वहां पे। तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए भी कई बार कंपनीज को बाहर जाना पड़ता है, बाहर अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ती है। थर्ड, टेक एडवांटेज ऑफ चीपर रॉ मटेरियल एंड लेबर। मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया कि इंडिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर के कंट्रीज के लोग, बाहर की कंट्रीज की जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर अपने बैकएंड ऑफिसेस खोलती है ताकि वो अपना काम इंडियन से करवा सके थोड़े से चीपर रेट पे, क्योंकि हमारे पास जो है हमारा थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको एक चीपर रिसोर्स अवेलेबल हो जाती है बाहर की कंट्रीज को, जो कि अगर वही काम बाहर अपने लोगों से करवाएगी तो उसको कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ेगी। अगला है टेक एडवांटेज ऑफ लोकल टैक्सेशन लॉस। यार ये तो अगर आप खुद देखोगे तो बहुत सारे एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स सिंगापुर जा रहे हैं, अपनी हेड ऑफिस सिंगापुर में सेटअप कर रहे हैं, दुबई में सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वहां के टैक्सेशन लॉस बहुत ज्यादा फेवरेबल है इंडिया के मुकाबले से। उसके बाद आता है रैपिड श्रिंकेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब। तो अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आने से, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर होने से वो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है अब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन जाने में बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। एंड थर्ड लास्ट वन, हाई टेक इंडस्ट्रीज गो ग्लोबल बिकॉज दे स्पेंड लार्ज ऑन R&D। इसका सबसे फेमस एग्जांपल मैं आपसे बोलूंगा एप्पल। अब एप्पल आपको पता होगा अपने प्रॉफिट का 10 से 15% जो है अपनी R&D कॉस्ट में लगाता है। अब जब वो इतनी R&D करता है तो अब वो सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी यूएस मार्केट को कैप्चर करेगा तो जो उसकी R&D की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी पर यूनिट के हिसाब से, इसलिए वो ग्लोबली अपना प्रोडक्ट बेचता है, अपनी R&D की जो भी उसने R&D करी है उसका बेनिफिट वो ग्लोबली पहुंचाता है, जिससे कि उसकी पर यूनिट R&D कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। ग्लोबलाइजेशन हेल्प कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेस टू वार्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, लेवरेज देयर रिस्पेक्टिव कंपैरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका अभी मैं अगर आपको रिसेंट में एग्जांपल दूं तो स्टारलिंक, आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर स्टारलिंक आ रहा है, बट वो अपना जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड करेगा एयरटेल और जियो से मिलके। तो इसके अंदर क्या होगा, जब हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनती है, जैसे मारुति सुजुकी की बनी हुई है, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक दूसरे का शेयर होती है और हमारा कंपटीशन होने से ज्यादा अच्छा हम मिलकर ग्रोथ की तरफ काम करते हैं। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट, इट इज अ मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। जब हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं वो 3 लेवल में एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पूरा ग्लोबल के अंदर देखते हैं कि किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, क्या बढ़ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है। हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं और एंटीसिपेट करते हैं सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑन लार्ज स्केल। हम इसके अंदर पूरे बड़े लार्ज स्केल पे इसको इवेल्युएट करते हैं। थर्ड, रीजनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। इसके अंदर हम एक इन डेप्थ इवेल्युएशन करते हैं क्रिटिकल फैक्टर्स की एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया लेके। मान लो एक ही कंट्री के अंदर, मान लो मेरे को सिर्फ बांग्लादेश के अंदर जाना है तो मैं सिर्फ बांग्लादेश की उसके अंदर काम करूंगा। एक होता है कंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं पूरा इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल डायमेंशन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर प्लानिंग टू बी सक्सेसफुल। इसके अंदर पूरी की पूरी कंट्री के अंदर क्या लीगल फैक्टर है, जैसे मान लो अगर मेरे को बांग्लादेश जाना है तो मैं अब इसके अंदर पॉलिटिकली भी देखूंगा, इसके अंदर लीगल भी देखूंगा, इसके अंदर हम सब कुछ देखूंगा कि मेरे को क्या क्या उसके फैक्टर्स फेवरेबल होंगे और क्या उसके फैक्टर्स अनफेवरेबल होंगे, और मैं उस कंट्री में काम करूं या ना करूं। तो मल्टीनेशनल के अंदर मैं ग्लोबली देखता हूं, रीजनल के अंदर एक मैं स्मॉल एरिया लेता हूं कि भाई मेरे को ये पूरा का पूरा कैप्चर करना है तो मैं इसके सारे अपने फैक्टर्स देख लूं, और कंट्री एनवायरनमेंट के अंदर मैं पूरी पूरी कंट्री के बारे में, उसके पॉलिटिकल, लीगल वगैरह के बारे में सर्च करता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है यार, वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एक 3 पॉइंट्स है इसके कि एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट एक टेंजिबल भी हो सकता है, एक इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का एग्जांपल क्या क्या है,
कार हो गई आपकी, बुक्स हो गई, ये सब टेंजिबल के एग्जांपल में आ जाते हैं। इनटेंजिबल का एग्जांपल होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया या आप कोई सर्विस प्रोवाइड, जैसे कि मैं टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरे लेक्चर्स, तो वो एक इनटेंजिबल के अंदर आ जाते हैं। प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, प्लस प्रोडक्ट हैज अ फीचर टू डिलीवर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट के अंदर एक फीचर होता है कि वो एक सेटिस्फैक्शन दे सके। अगर मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, तो अगर आप उसके अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही वो मेरा प्रोडक्ट कामयाब है, वरना मेरा प्रोडक्ट वो कामयाब नहीं है। प्रोडक्ट इज पिवटल फॉर बिजनेस, एक बिजनेस है, अगर उसके लिए प्रोडक्ट ही है जो कुछ है, अगर वो आज जियो है, उसके लिए जो उसका इंटरनेट सर्विस है वही एक प्रोडक्ट है जो वो सबको प्रोवाइड कर रही है, तो जो भी कंपनी के अंदर होगा वो उसके प्रोडक्ट के आसपास ही घूमता हुआ होगा। और प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होती है, हर प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होती है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो सालों साल चलता रहे। तभी जो है हमेशा हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करती रहती है टाइम के साथ और नए नए मॉडल्स को बनाती रहती है। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, हर प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर दूसरा स्टेज होता है ग्रोथ, फिर तीसरा स्टेज होता है मैच्योरिटी, और चौथा होता है डिक्लाइन। ठीक है, अब इसको ना हम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से पढ़ते हैं कि हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर जो जो स्टेजेस होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जब शुरू शुरू में 2004-5 के आसपास आपके पास मोबाइल आए थे, बल्कि मैं कहूंगा 2002 के आसपास, ठीक है, तो आपके एक छोटा कीपैड से मोबाइल होते थे नोकिया के, सबको पता है कि वो एकदम कीपैड, और हम उसको यूज करते थे। ठीक है, तो वो उस टाइम पे उस मोबाइल्स का इंट्रोडक्शन स्टेज था। बहुत ही कम लोगों के पास मोबाइल्स होते थे, बहुत ही कम लोगों के पास इंटरनेट, इंटरनेट तो मैं भूल ही जाओ, वो तो कैफेज में जाके हम यूज करते थे, मोबाइल्स पे तो इंटरनेट होता ही नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था, जो थी सेल्स की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो थी, क्योंकि नया नया आया था, बहुत महंगा था, लोगों के पास अभी पैसे नहीं थे उसको खरीदने के, लोगों को टेक्नोलॉजी का उसका यूज नहीं पता था, तो अभी उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी। कंपटीशन नेग्लिजिबल था, सिर्फ नोकिया या सैमसंग, यही दो कॉम्पिटिटर से आपस के अंदर जो मोबाइल बनाते थे। प्लस जो प्राइस था वो हाई होता था, जैसे कि मैंने आपसे बोला, उस टाइम पे जब इंटरनेट भी अगर हमको यूज करते थे या हम कॉलिंग भी यूज करते थे, वो बहुत ही हाई होती थी। तो दैट वाज अराउंड 2000, आई वुड से इट वाज अराउंड 2002, जो आपका, इसको हम पढ़ रहे हैं मोबाइल की मदद से, तो 2002 के अंदर वो मोबाइल का एक इंट्रोडक्शन स्टेज था। फिर 2005-6 आते आते उसका एक ग्रोथ हुआ, उसके अंदर नए प्लेयर्स आए, जैसे कि मोटोरोला, माइक्रोमैक्स, उन्होंने जो है डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी, हर बंदे को मोबाइल चाहिए था, हर बंदे के पास मोबाइल होने लग गया, प्राइस कम होने लग गए, जो पहले 7-8 हजार रुपए के अंदर मोबाइल आते थे वो 2-3 हजार रुपए के आने लग गए, और कॉम्पिटिशन भी उसका इंक्रीज होने लग गया क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई। फिर वो एक मैच्योरिटी स्टेज पे आया, मैं सिर्फ यहाँ पे कीपैड मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर जब जब उसके बाद नए मॉडल्स आ गए, उसके टच स्क्रीन आने लग गए। पहले टच स्क्रीन जब पहला लॉन्च हुआ था तो वो 50 से 60 हजार रुपए का लॉन्च हुआ था, और हमें अभी भी याद है कि जब हमें कोई कहता था यार टच से मोबाइल चलेगा, तो हमें लगता था यार कितनी एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी है ये, और वो 50 से 60 हजार रुपए का हुआ करता था उस टाइम पे। बट अगर अब अभी देखोगे तो मात्र 6 से 7 हजार रुपए में आपको टच स्क्रीन वाले मोबाइल मिल जाते हैं। तो उसके बाद ये जो कीपैड वाले मोबाइल्स हुए, उसके बाद अराउंड आप मान के चलो 2015-16 के अराउंड, तो इनका, बल्कि मैं कहूंगा 2010 से 11 के अराउंड इनका मैच्योरिटी आ गई थी। अब ज्यादातर लोग जो है अपने जो गैलेक्सी वाई वगैरह मोबाइल्स है इनकी तरफ जाना शुरू कर दिया था, एंड्रॉयड की तरफ जाना शुरू कर दिया था, तो कीपैड वाले मोबाइल्स का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो गया था, कॉम्पिटिशन टफ हो गया था, मार्केट स्टेबलाइज हो गई थी। फिर उसके बाद डिक्लाइन स्टेज, अब मैं डिक्लाइन स्टेज बोलूंगा 2014 के आसपास, ऑलमोस्ट इनकी मार्केट एंड हो गई थी। कंपनी नोकिया जैसी कंपनीज जो कि चेंज नहीं कर पाई थी वो बंद हो गई थी, और बहुत सारी कंपनीज ने अपने नए एंड्रॉइड वर्जन को लॉन्च कर दिया था, और कीपैड मोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो ये 4 लाइफ साइकिल होती है किसी भी प्रोडक्ट की। इसी को ही आप सेम एग्जांपल को, जो हमारे कोडेक के कैमरेज आते थे जिसके अंदर रील डलती थी, ठीक है, और उसके बाद जब वो डिजिटल कैमरेज आने शुरू हुए तो उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी क्या होता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है कि ये जो है एस शेप्ड कर्व है, जो ये पहले डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे,
जो कि आपको रिलेशनशिप बताता है सेल्स की, और विद टाइम के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है सेल्स उसकी डिक्रीज होती है या बढ़ती है, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो बताता है। प्लस आप ये डायग्राम बना देना और ये उसके 4 स्टेजेस एक्सप्लेन कर देना, आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। इट डायग्नोज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस टू एस्टैब्लिश ऑन विच स्टेज द प्रोडक्ट इज। एडवांटेज क्या है, ये हमें बताता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे है। स्ट्रेटेजीज टू बी यूज अंडर डिफरेंट स्टेज, ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई एक केस स्टडी दे दे और उसके अंदर बताए कि ये कौन से स्टेज पे है आपका प्रोडक्ट, और आप बताओ कि आप कंपनी को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। तो अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है तो आपको एक अटेंशन देनी चाहिए कि आप उसका एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दे, या फिर जो मार्केट में चल रहा है आप उससे रिलेटेड अपना प्रोडक्ट को बनाएं। अगर वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है तो आपको एक्सपेंशन करनी चाहिए, आपको और ज्यादा मार्केट में जाना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसको यूज करें। अगर वो ग्रोथ स्टेज पे है तब भी आपको एक्सपेंशन ही करनी चाहिए। अगर वो मेच्योर स्टेज पे है तो उसको एज अ कैश यूज करके, जो भी जैसे नोकिया एक टाइम पे मेच्योरिटी वाले स्टेज पे आ गया था, हर कोई बंदे के पास नोकिया था ही था, तो उसको जब वो इतना कैश जनरेट कर रहा था तो उसको उस कैश को यूज करके एक आर&डी टीम बिठानी चाहिए थी, उसको आर&डी करनी चाहिए थी और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए थे ताकि वो आने वाले टाइम में भी अपना मार्केट शेयर को बचा पाता। प्लस अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसको अब ऑलमोस्ट देखना चाहिए कि मैं इसमें से और कितना माल निकाल सकता हूं, कि इसको बंद करने में मेरा फायदा है या मैं इसको बेच दूं। तो हमें ये सब डिसीजन लेने चाहिए। इस वीडियो के अंदर अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ये आपका 50% ऑफ द चैप्टर कवर हो गया है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपकी चैप्टर 2 की, जिसके अंदर मैं आपको 100% चैप्टर कवर करवा दूंगा। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लस मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये नोट्स कैसे लगे। मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि प्लीज आप इन नोट्स को डाउनलोड करें, इनका प्रिंट आउट निकलवा ले और सिर्फ इसी से पढ़े। मैं आपको इस चैप्टर के एंड में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप देखोगे कि हमारे नोट से ही सारे आंसर्स आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आपको रिमेनिंग चैप्टर भी पढ़ा दूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।